हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी कुछ दिनों से क्लासेस रुकी हुई थी जो आज से स्टार्ट हो रही हैं। आज के क्लास में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आगामी जो 22 अप्रैल से आर्मी अग्निवीर के पेपर हो रहे हैं उसकी ये रिवीजन क्लास होगी। इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, पीईबी, कोई भी वनडे एग्जाम है वो सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। हर प्रश्न के साथ अतिरिक्त तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखें, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। तो किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये अंग्रेजी शासन काल में बंगाल इंजीनियर में एक इंजीनियर थे, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम और है, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था 1837 में। तो ये नाम भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। तो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। नाम याद रखिए, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। इंपॉर्टेंट है, नगरी सभ्यता है, तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यहां पे पूछा गया है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। यहां पे जो सोम को पूछा गया है ये 9वें मंडल से को समर्पित है। 9वें मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। इसके अलावा तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है, तो ये फैक्ट भी याद रखिए। 10 मंडल हैं जिसमें तीसरा मंडल सूर्य देवता को और 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यहां पे सोम को पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा बोला जाता है? तो प्रथम उपदेश को। जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जहां पे, उसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। और ये कहां पे दिया था? सारनाथ में। नाम याद रखिए, सारनाथ में दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? यहां पे देखें, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। तो किससे की जाती है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था एक राजनीतिक अर्थशास्त्र था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मिलता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? सांची अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, भीतरी अभिलेख। तो कौन सा है? ये जूनागढ़, गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा ये सबसे प्राचीनतम संस्कृत से लिखा गया अभिलेख भी है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? यहां पे पूछा गया है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश, कलिंग वंश, चेदी वंश, वाकातक वंश। तो किस वंश से संबंधित है? ये चेदी वंश से संबंधित है। जो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है ये चेदी वंश से संबंधित है। चेदी वंश का संस्थापक कौन थे? तो महामेघ वाहन थे। ये भी याद रखिए, महामेघ वाहन ये चेदी वंश के संस्थापक थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो रहे हैं वो नरेश खारवेल भी रहे हैं। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चेदी वंश।
अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक के 9वें वर्ष में एक युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, कलिंग युद्ध। इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक का हृदय द्रवित हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो किन बौद्ध संत से प्रभावित होकर अपनाया था? तो ये उपगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त। और यदि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है तो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। तो यह भी याद रखिए, अशोक के 13वें अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और अशोक के अभिलेखों को जो सबसे पहले पढ़ा था तो वो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो इसको भी याद रखिए, जेम्स प्रिंसप ने 1837 में 1837 में पहली बार पढ़ा था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो यह भी फैक्ट एक है, इसको भी याद रखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं। प्रथम लड़ा गया है 1526 में, द्वितीय लड़ा गया 1556 में और तृतीय लड़ा गया 1761 में। तीनों को याद रखिए। 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। यहां पे प्रथम युद्ध पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोधी। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया है। तीनों युद्धों को याद रखिए। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, मैच फॉलोइंग में आया है। अशोक का उपनाम क्या है? ये अशोक को किस नाम से जानते हैं? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समुद्रगुप्त को परक्रमांक के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं? परक्रमांक को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो यहां पे ए का क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन में देखें तो ए का 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त को परिक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया था? यहां पे पूछा गया है मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? बृहद्रथ था। इसी को हराकर पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहां पे राइट आंसर कुछ क्या हो जाएगा? चूंकि पूछा गया है मौर्य वंश का अंत किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग, ये बृहद्रथ का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश को का पतन किया था। और किसको हराया था? बृहद्रथ को हराया था। तो ये भी याद रखिए। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शुंग वंश का संस्थापक। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? यहां पे पहला ऑप्शन कौन सा है? कपिल, ये सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। जैमिनी, ये पूर्व मीमांसा। गौतम जो है ये न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम थे। 6 जो प्रमुख दर्शन हैं इनको देख लेते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि थे योग दर्शन के संस्थापक, ये भी पूछा गया है। वैशेषिक दर्शन के उलुक कणाद मुनि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि और वेदांत उत्तर मीमांसा के वाद नारायण थे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, स्पेशली न्याय दर्शन और योग दर्शन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सांख्य, इनको याद रखिए। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। और यह किस वर्ष शक संवत की स्थापना की थी? यहां पे ऑप्शन में देखें 70 ईस्वी, 78 ईस्वी, पहली शताब्दी, 102 ईस्वी। तो ये 78 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 ईस्वी में कनिष्क शक संवत से की शुरुआत की थी। इसके अलावा किस वंश से संबंधित है? तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी कनिष्क को जाता है। तो इस तरह से इन सारे फैक्टों को याद रखिए। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? किस मौर्य शासक, कौन सा मौर्य शासक है जिसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार।
मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो को समझ लेते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। ये वर्तमान अवस्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत था, लड़काना जिला है, वहां पे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, तो ये फैक्ट भी याद रखिए। इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। बृहत स्नानागार, अन्नागार के लिए ये बहुत फेमस है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, मृतकों का टीला, महानगर, काले रंग की चूड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला। इसके अलावा ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। चीन के लेखक फाई आन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चीन का शासक फाई आन। तो पहला प्रश्न तो यही हो जाता है कि फाई आन कहां का लेखक था? सॉरी, शासक नहीं, लेखक है। चीनी लेखक है फाई आन। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो ये किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाही आन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये किस उद्देश्य से आया था? तो ये बौद्ध ग्रंथों का कलेक्शन करने के उद्देश्य से आया था, तो ये भी याद रखिए। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, किस वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, पल्लव वंश। तो कौन सा शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा यह किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में है। इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में है? शैली क्या है इनकी? तो द्रविड़ शैली में इनका निर्माण कराया गया है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है? राष्ट्रकूट, सातवाहन, चोल वंश, पल्लव वंश। तो कौन सा शासक है? ये चोल वंश है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये विजयालय है, इसको भी याद रखिए। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। और इन्हें दक्षिण भारत के नौसैनिक शक्ति का प्रणेता माना जाता है और नौसैनिक शक्ति का जनक माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे सिंघल, मालदीव इत्यादि को अपनी नौसैनिक शक्ति के कारण ही विजय प्राप्त किया था। इसके अलावा ये स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक भी चोल वंश को ही माना जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखें, इसको भी पूछा जा सकता है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? यहां पे अष्टाध्यायी का पूछा गया है। ऑप्शन में देखें, वेदव्यास। वेदव्यास की प्रमुख पुस्तक है महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। विशाखादत्त की कौन सी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाखादत्त की। जयदेव की गीत गोविंद। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित की गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा रचित की गई है। इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। विशाखादत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, जयदेव गीत गोविंद, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। कल्हड़ किसकी रचना है? तो राजतरंगिणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। विष्णु शर्मा की रचित पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाणिनि, अष्टाध्यायी। कालिदास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम इत्यादि इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल, अकबरनामा, आईने अकबरी। अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है? तो किताबुल हिंद है। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको याद रखिए क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है पुस्तकें। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यहां पे पूछा गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके महत्वपूर्ण और बिंदुओं को देख लेते हैं।
ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो यह सामवेद है। इसके अलावा यजुर्वेद की बात करें तो इस समय गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है, कर्म कांड प्रधान है। अथर्ववेद की बात करें तो ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण इत्यादि का वर्णन कहां पे मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में महाजनपदों का वर्णन मिलता है, महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वहां पे कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। इसको भी याद रखिए, भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता। पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र। इन फैक्टों को भी याद रखिए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक से प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले बार भी आर्मी अग्निवीर में पूछा गया है। तो यहां पे देख लेते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन है। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संस्थापक है? तो ये मौर्य वंश का। वासुदेव किसका? कर्ण वंश का। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक है। और पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक है। तो इसको भी याद रखिए। इसके अलावा जो प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण शासक और उनके संस्थापक थे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। नाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक जो प्रश्न में पूछा गया है, महापद्मानंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश के वासुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। वर्धन वंश के पुष्यभूतिवर्धन, पुष्यभूति वंश। और हूण वंश के संस्थापक कौन थे? तो तोरमाड़। तो इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है हड़प्पा। इसकी खोज किसने की गई थी? यदि इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान का रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। और इसकी खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी हड़प्पा की खोज? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इंपॉर्टेंट है, नगरी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसके अलावा एक लोथल बंदरगाह है, वो भी फेमस है इसके लिए। दूसरा ऑप्शन इसमें रखालदास बनर्जी, ये 1922 में इन्होंने खोज किसके की थी? तो ये मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की। रंगनाथ राव एनजी मजूमदार ने खोज किसके की थी? तो चंदू हड़ो। ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं जिनकी खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में, रखालदास बनर्जी 1922 में, एनसी मजूमदार ने चंदू हड़ो की खोज की थी। तो इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जा सकता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो ये विसेंट स्मिथ नाम याद रखिए। विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। किसने कहा? किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। और इनकी एक पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इसका वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट पुस्तक है जहां पे इसका वर्णन मिलता है। और उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, इनके विजयों को देखते हुए, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त विजयों को देखते हुए विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं,
सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? हमेशा सत्य की जीत होती है। और ये कहां से लिया गया है? सामवेद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, न्याय सूत्र। तो ये कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते का कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो यह 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किसने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? यहां पे ऑप्शन में देखें, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी स्वराज्य शब्द का प्रयोग। उसके अलावा 1875 में, इंपॉर्टेंट है, ये इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि पूछा जाए कि वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। यहां पे स्वराज्य शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में देखिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पवन सिंह, स्वामी सहजानंद। तो किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा एक और है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था, और यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन कौन सा चलाया गया था, तो यह चंपारण आंदोलन। पहला आंदोलन 1917 में चंपारण, और खेड़ा आंदोलन 1918 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसके अलावा प्रमुख किसान आंदोलन उनको देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में चलाया गया था। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र 1920 में चलाई गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में। और बारडोली सत्याग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में। यहीं पे इन्हें महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था। जैन धर्म की पहली संगीति सभा कहां पर आयोजित हुई थी? तो जैन धर्म की जो पहली संगीति सभा आयोजित हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहां पे हुई थी पहली जैन संगीति सभा? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहली जैन धर्म के संगीति के? तो स्थूलभद्र। ये नाम भी याद रखिए, स्थूलभद्र जैन धर्म की पहली संगीति सभा के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला मुस्लिम शासक था। ये पहली बार किसी मुस्लिम ने आक्रमण किया था। वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी, 712 ईस्वी, 1027 ईस्वी, 812 ईस्वी। तो ये 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरब से था, और ये सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान और पंजाब में स्थित है, वहां पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 712 ईस्वी में। इस तरह से हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसी तरह के हर खंड से हम इसी तरह मॉडल पेपर के साथ फिर आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कोई क्यूरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उस क्यूरी का हम उत्तर कमेंट सेक्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।